हेलो गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नए सिस्टम से। वो सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम और जीआई सिस्टम, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीआई सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज कंडीशन है पेप्टिक अल्सर। इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनाटॉमी का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें देखो स्टमक के जो पार्ट्स हैं और लोकेशन कहाँ पे होती है स्टमक की, ये देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक साइड पे क्या है, स्टमक का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें इसके पार्ट्स दिखाए हुए हैं। जैसे इसमें क्या फंडस है, बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम है। 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम। 2 इसमें कर्वेचर होते हैं, कर्व्स बनती हैं, ठीक है। एक साइड है लेसर कर्वेचर, दूसरी साइड है ग्रेटर कर्वेचर। उसके बाद है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस के साथ क्या होता है? स्टमक अटैच होता है। किसकी हेल्प से अटैच होता है? ये कार्डियक स्फिंक्टर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद है, और ये क्या, तो ये किसके साथ अटैच होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दोनों किसकी हेल्प से अटैच होते हैं? इनके बीच में कौन सा स्फिंक्चर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्चर होता है। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में कौन सा स्फिंक्चर होता है? कार्डिक स्फिंक्चर होता है। और इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम होते हैं। लोकेशन देख लो कहाँ पे होती है ये लोकेशन, इसकी डायफ्राम से बिलो होता है, ठीक है, लीवर के साथ। और इसके नीचे कौन सा है? कंटिन्यूशन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। साइड में इसके क्या है? गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये है इसकी लोकेशन। तो ये थी थोड़ी सी जो हमने एनाटॉमी डिस्कस की है। अब हम स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेफिनेशन से। डेफिनेशन में सबसे पहले क्या है? अल्सर। अल्सर क्या होते हैं? इज डिफाइंड एज द डिसरप्शन ऑफ द म्यूकोजल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टमक। इसमें क्या है, जो म्यूकोजल इंटीग्रिटी होती है वो क्या डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो, ठीक है। और ड्यूडेनम लीडिंग टू द लोकल डिफेक्ट। अब जो ड्यूडेनम और स्टमक है, इनमें क्या है, जो म्यूकोजल इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकल डिफेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सकैवेशन हो जाएगा। लोकल डिफेक्ट और एक्सकैवेशन का मतलब होता है कि होल बन जाता है उसमें, ठीक है। जो म्यूकोजा है, जो लेयर है, उसके अंदर होल बन जाता है ड्यू टू एक्टिव इन्फ्लामेशन। किसकी वजह से होल बनेगा? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है? एक्टिव इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन डिफर फ्रॉम एन अल्सर इज बीइंग पार्शियल थिकनेस। अब इसमें क्या है कि जो पार्शियल थिकनेस होती है, जो थिकनेस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो वो होता है इरोजन। इरोजन के बाद क्या? अल्सर बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन के बाद क्या, जो उसकी थिकनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पार्शियली डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद क्या, जब कंप्लीट हो जाती है तो वो पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? आर क्रोनिक मोस्ट ऑफन सॉलिटरी लीजन्स। ये क्या होते हैं? क्रोनिक होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन के बाद क्या, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो पार्शियली थिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्रोनिक हो जाता है। जब वो क्रोनिक हो जाता है तो वो पेप्टिक अल्सर होते हैं। क्रोनिक मोस्ट ऑफन सॉलिटरी लीजन्स बन जाते हैं दैट अकर इन एनी पोर्शन ऑफ द जीआईटी। अब जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वो किसी भी पोर्शन में हो सकते हैं। एक्सपोज टू एग्रेसिव एक्शन ऑफ द एसिड पेप्टिक जूसेस। तो किसकी वजह से होता है ये एग्रेसिव एक्शन? जैसे क्या, जो नसेड्स देते हैं, पेन किलर्स ज़्यादा लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, या फिर क्या, जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या फिर वहाँ पे क्या, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, वो भी क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जो एसिड है वो ज़्यादा सिक्रीट करता है। तो ये थी डेफिनेशन। इसमें हमने अल्सर पढ़ा, इरोजन क्या होता है और पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में जैसे पहले डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या है? नॉर्मल म्यूकोजा है। नॉर्मल म्यूकोजा के बाद क्या है? थोड़ी सी इन्फ्लामेशन हुई है, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या, इरोजन हो गया मेम्ब्रेन में। इरोजन होने के बाद क्या, अल्सरेशन हो गई है। जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? अल्सरेशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या, इन्फ्लामेशन, देन इरोजन, और उसके बाद क्या है? अल्सरेशन। ये था प्रोग्रेशन कैसे होती है पेप्टिक अल्सर की। नेक्स्ट है, इसमें देखो स्टमक अल्सर और
जो ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर्स कैसे ये जो मेम्ब्रेन्स हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इरोजन हो जाएगा और जो अल्सरेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन्स में। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब किस किस वजह से होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इट मीन्स हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वजह से होएगा। तो ये 95% चांसेस होते हैं अगर क्या एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। नेक्स्ट है नसेड्स। अगर क्या कोई भी पर्सन क्या नसेड्स ले रहा है, जैसे आइबोप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, तो ये ड्रग्स ले रहा है तो उसकी वजह से भी उसको गैस्ट्रिक जो अल्सर होते हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से होगा। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से होने के चांसेस होते हैं। ड्रग्स जैसे क्या कोकीन ले रहा है तो उसकी वजह से भी अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एल्कोहलिक सिरोसिस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, अगर एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया, जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद है ZE सिंड्रोम, इसका मतलब है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये क्या होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं। अगर वो ट्यूमर्स प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ज़्यादा सिक्रीट करवाते हैं। अगर क्या गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सिक्रीट होएगा तो अल्सर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर क्या किसी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होने के। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन नसेड्स की वजह से हो गया, ड्रग्स की वजह से, सिगरेट, COPD, अल्कोहल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ZE सिंड्रोम, तो ये सारे। अब ये एक इमेज शो कर रहा है, जैसे क्या इसमें अगर क्या स्टमक में जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है बैक्टीरिया ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये क्या कॉज करता है, जो स्टमक अल्सर कॉज करता है, या फिर कुछ ड्रग्स हैं ये भी क्या करती हैं, स्टमक अल्सर्स कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है वहाँ पे क्या करते हैं, रेप्लिकेट करता है बैक्टीरिया, रेप्लिकेट होने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे अल्सर्स कॉज करेगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एच पाइलोरी ट्रांसमिटेड बाय द फिकोरल और ओरल टू ओरल रूट भी स्प्रेड होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, या तो क्या फीकल रूट से या फिर क्या ओरल टू ओरल रूट से स्प्रेड होएगा। उसके बाद क्या है, इन द स्टमक इट स्विम्स इन द विस्कस म्यूकस ड्यू टू द फ्लैजिला। अब पिछली इमेज में भी देखा था और यहाँ पे भी साइड में देखो कि फ्लैजिला है, फ्लैजिला जो है ऊपर थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या करते हैं, उसको मूव होने में हेल्प करते हैं। तो ये मूव होने में हेल्प करेंगे तो ये क्या स्टमक में स्विम करेगा, ठीक है। स्विमिंग करने के बाद क्या ऑर्गेनिज्म अटैच टू द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। अब उसके बाद क्या ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा म्यूकोजा के अंदर। और एंटीजन्स जो BA और SABA ये क्या एंटीजन्स हैं, इनके साथ अटैच ये एंटीजन्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया। वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया वो प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम द यूरिया बाय बैक्टीरियल यूरिएज। तो ये किसकी वजह से जो ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस करवाता है, यूरिएज की वजह से, बैक्टीरियल यूरिएज की वजह से। उसकी वजह से जो अमोनिया है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी स्टमक में। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया न्यूट्रलाइज द HCl इन द स्टमक। जो HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में, अमोनिया क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड है वो किल कर सकता है। तो वो क्या अमोनिया प्रोड्यूस करवाता है। अमोनिया क्या करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज करता है, इसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। सर्वाइव करने के बाद क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा वो वहाँ पे, और जो म्यूकोजा है उसको डैमेज कर देगा। अगर क्या म्यूकोजल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो वो क्या कॉज करेगी, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। जो स्टमक है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी और पेप्टिक अल्सर्स कॉज करेगी। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी, जैसे क्या जो बैक्टीरिया कैसे स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। फ्लैजिला है उसकी वजह से स्विम करेगा। उसके बाद जो
म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा, वहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस करवाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा HCl को, वहाँ पे सर्वाइव करेगा और डैमेज कर देगा म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट है साइट्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स। कौन कौन सी साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे पेप्टिक अल्सर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कहाँ होता है, फर्स्ट पोर्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। एंटीरियर वॉल में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्टमक। यूजुअली कहाँ, एंट्रम में और लेसर कर्वेचर में। पीछे हमने डिस्कस किया था 2 कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। तो ये कहाँ पे है, जो यूजुअली एंट्रम लेसर कर्वेचर में कॉमन होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में, और ग्रेटर कर्वेचर में लेस कॉमन होता है। उसके बाद है इन द मार्जिन्स ऑफ द गैस्ट्रो एंट्रोस्टोमी। अब जो स्टोमल अल्सर है, अब ये जहाँ ओपनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे मार्जिन एज पे प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कहाँ, ड्यूडेनम स्टमक और जेजुनम ऑफ द पेशेंट्स विद जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जिनको ये सिंड्रोम होता है वहाँ ड्यूडेनम में, स्टमक में, जेजुनम में प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विद द एडजेसेंट ऑफ मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ये जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम है ये एक तरह का क्या है, ट्यूमर है। ये क्या है, जैसे क्या लेफ्ट ओवर होता है हमारी अम्बलाइकल कोड का, ठीक है, उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या है, डाइवर्टिकुलम बन जाता है, एक पाउच बन जाता है, बल्जिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये थी साइट्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारा जो पोर्शन बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किसी को समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बता सकता है। और अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी डिस्कस करनी है तो वो भी बता दे, मैं नेक्स्ट वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियो पे बना दूँगी। थैंक यू।